हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। साथियों, क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आई होप आपको ऑडियो और वीडियो पूरा क्लियर आ रहा होगा। जल्दी से बताएं, ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है? स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच। चलिए, ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं तो हमारे कई साथी लाइव आ चुके हैं। पूजा है, रुचि है, दीपिका है, मुकेश है, पूजा गुप्ता है, मोनिका राव है, ज्योति है, रुचि वर्मा है, एच.एस. सिंह है, निकिता तिवारी हैं और सुरेखा यादव हैं। और भी कई साथी लाइव आ चुके होंगे और हो सकता है नहीं भी आए हों, क्योंकि थोड़ा वो इस इंतजार में रहते हैं, पहले मैम आए फिर मैं आऊं। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और साथियों, आज की क्लास हमारी किस पर बेस्ड है? तो हम कह सकते हैं आज की क्लास है साथियों प्रगतिवाद पर। किस पर है? प्रगतिवाद पर है। ठीक है, यानी हमने कल बात की थी छायावाद उत्तरकाल की। तो जो छायावाद उत्तरकाल है साथियों, उसके कितने पार्ट होते हैं छायावाद उत्तरकाल के? आपके छायावाद उत्तरकाल की अगर हम बात करें तो छायावाद उत्तरकाल के 3 पार्ट हैं। ठीक है, पहला जो हमारा पार्ट है वो है प्रगतिवाद, दूसरा जो पार्ट है प्रयोगवाद और तीसरा जो भाग है वो नई कविता के नाम से जाना जाता है। यानी अगर हम बात करें तो हमारा पूरा का पूरा जो छायावाद उत्तरकाल है ये छायावाद के बाद का काल था, इसीलिए या कह सकते हैं छायावाद के उत्तर का पार्ट था, इसीलिए इसको छायावाद उत्तर कहा गया। छायावाद उत्तर, तो दोनों जब आप मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? छायावाद उत्तर काल हो जाएगा। ठीक है, तो इस काल में भी ऐसे कवि थे जिन्होंने छायावाद में भी कार्य किया और जिन्होंने छायावाद उत्तर में भी कार्य किया, और उसमें हमारे मुख्य रूप से दिनकर का नाम भी आता है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे प्रगतिवाद की। सबसे पहला अगर प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न बनेगा इसके समय से कि अगर बात करें कि इसका नाम प्रगति क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि प्रगति का मतलब होता है प्रोग्रेस। प्रगति का मतलब प्रोग्रेस होता है। तो इस एज में साहित्य ने हमारे एक नई दिशा में प्रोग्रेस किया था, नई दिशा की ओर इसने कदम बढ़ाया था, इसीलिए इसको प्रगतिवाद कहा गया। यानी अब जो रचनाएं लिखी जा रही थी वह प्रगति पर लिखी जा रही, हमारे देश की प्रगति पर लिखी जा रही थी, प्रगति को कराने का कार्य किया जा रहा था। अगर हम बात करें दूसरों पर आलोचनाएं भी हो रही थी। ठीक है, तो इसी वजह से इस काल को प्रगतिवाद कहा गया। अब ध्यान दीजिएगा प्रगतिवाद शब्द कहां से आया। तो अगर साथियों इसके समय की बात करें, क्या समय की बात करें तो कहां से शुरू हुआ होगा? जहां से हमारा छायावाद खत्म हुआ होगा। छायावाद काल कहां से खत्म हुआ था? 1936 से। 1936 से 1942 तक। 1942 तक, यानी साथियों इसका समय क्या था? इसका समय था 1936 से 1942। 1936 से 1942 तक का जो समय था वो प्रगतिवाद का समय था। अब देखिए कि प्रगतिवाद आया कहां से था। तो साथियों पेरिस में। पेरिस कहाँ है भैया? पेरिस। पेरिस याद है? पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप क्या कहोगे? सीन नदी के तट पर स्थित है। पेरिस किस नदी के तट पर है साथियों? सीन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी के तट पर स्थित है। तो पेरिस में पेरिस में एक कवि था, ध्यान दीजिएगा, पेरिस में एक कवि था जिनका नाम था E.M. फोस्टर। क्या नाम था? E.M. फोस्टर। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो? पेरिस में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो आप क्या कहोगे? इंग्लिश बोली जाती है। पेरिस में जो राइटर है E.M. फोस्टर, ये भी आपको इंग्लिश नेम लग रहा होगा। तो पेरिस में E.M. फोस्टर के द्वारा साथियों एक एसोसिएशन की स्थापना हुई। किसकी? एक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जिस एसोसिएशन को कहा गया प्रोग्रेसिव राइटर्स
एसोसिएशन, एसोसिएशन यानी यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, हम बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे हैं कि पेरिस में E.M. फोस्टर के द्वारा प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और साथियों समय था यहाँ पर आपका 1935। समय क्या था साथियों, 1935 ईस्वी था, 1935 ईस्वी था। यानी अभी 1936 पहुंच नहीं पाया था, इससे पहले ही 1935 में पेरिस में E.M. फोस्टर के द्वारा प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हो गई। जब यूरोप में या पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की स्थापना हुई तो भारत को भी क्या हुई, भारत में जो कवि थे उनको भी एक नकल सूझ गई, या उनको भी क्या हो गया, एक होड़ लग गई, या उनको भी ऐसा लगा कि भारत में भी एक ऐसा ही संघ बनाना चाहिए, भारत में भी एक ऐसा ही संघ की स्थापना करनी चाहिए। और उसी की देखा देखी साथियों 1936 में भारत में मुल्कराज आनंद, नाम क्या है, मुल्कराज आनंद, ठीक है। और दूसरे कवि थे आपके सज्जाद जहीर। कौन थे, सज्जाद जहीर, जहीर खान नहीं, सज्जाद जहीर। इन्होंने क्या किया, प्रोग्रेसिव किसको कहते हैं, प्रोग्रेस किसे कहते हैं, प्रगति को कहते हैं। तो प्रोग्रेसिव का अर्थ होगा प्रगतिशील, क्या होगा, प्रगतिशील होगा। राइटर किसे कहते हैं, लेखक को कहते हैं। तो राइटर्स क्या होगा, लेखक हो जाएगा। और एसोसिएशन किसको कहेंगे, एसोसिएशन को साथियों संघ कहेंगे, ठीक है। तो उसी की देखा देखी में मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर दो व्यक्ति थे। इन्होंने भारत में क्या किया, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। जिस प्रकार पेरिस में, अगर इंग्लिश में बात करें तो पेरिस में साथियों E.M. फोस्टर के द्वारा प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की स्थापना की गई, ठीक वैसा ही कार्य कहाँ किया गया, भारत में किया गया 1936 में मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के द्वारा। और जिसको नाम क्या दिया गया, जिसको साथियों नाम दिया गया प्रगतिशील लेखक संघ। क्या कहा गया, प्रगतिशील लेखक संघ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहीं पर साथियों अगर आगे की बात करो 1936 ईस्वी में ही लखनऊ में, कहां पर, लखनऊ में, लखनऊ आपको आप जानते होंगे ना, हमारी यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ है। भारत की राजधानी, भारत की कैपिटल क्या है, दिल्ली है, नई दिल्ली है, ठीक है। तो यहाँ पर 1936 ईस्वी में लखनऊ में, लखनऊ में क्या हुआ, प्रगतिवाद का प्रथम अधिवेशन हुआ, प्रगतिवाद का प्रथम अधिवेशन हुआ। और जिसकी अध्यक्षता किसने की, जिसकी अध्यक्षता साथियों प्रेमचंद्र ने की। प्रेमचंद्र ने इसकी क्या की, अध्यक्षता की। प्रेमचंद्र ने क्या की, अध्यक्षता की। ध्यान दीजिएगा, तीनों पॉइंट याद रखिए। 1935 को पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। क्या नेटवर्क इशू है, क्या नेटवर्क इशू है, बता भी दीजिए। अच्छा, साक्षी भारती आपके यहाँ से 70 किलोमीटर है। बच्चा हमारे यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर होगा। चलिए, नेटवर्क इशू तो नहीं है, एक बार बता दे कि नेटवर्क इशू तो नहीं है। चलिए, नहीं होगा नेटवर्क इशू, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इन्होंने मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर ने प्रगतिवाद लेखक संघ की स्थापना कर दी, बस इनका काम खत्म हो गया। इसके बाद इन्होंने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया, प्रेमचंद ने किया। प्रेमचंद ने 1936 में लखनऊ में एक सभा बुलाई जिसको प्रगतिवाद कहा गया। प्रगतिवाद का प्रथम अधिवेशन यहीं पर हुआ और जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की। इसीलिए साथियों प्रगतिवाद का जनक किसे माना जाता है, प्रगतिवाद का जनक माना जाता है प्रेमचंद्र जी को। किसको माना जाता है, प्रेमचंद्र को।
किसको माना जाता है? प्रेमचंद को। अब यहाँ पर जैसे ही आपने प्रेमचंद का नाम सुना तो आपको क्या याद आया? भैया प्रेमचंद ने तो बहुत सी कहानियां लिखी हैं। भाई प्रेमचंद ने तो बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास भी लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? ध्यान दीजिएगा। तो अगर प्रेमचंद की बात करें, इनका मूल नाम था धनपत राय। मूल नाम क्या था? मूल नाम साथियों इनका था धनपत राय। मूल नाम क्या था? मूल नाम इनका धनपत राय था। लेकिन इनको अन्य कई नाम से भी जानते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे इनको क्या कहा गया? जैसे इनको कहा गया कथा सम्राट, जैसे इनको कहा गया साथियों उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट। ठीक है। जैसे प्रेमचंद जी को कहा गया है, प्रेमचंद जी को कहा गया है कलम का सिपाही। क्या कहा गया है? कलम का सिपाही कहा गया है। कलम का सिपाही कहा गया है। इन्हीं को साथियों कलम का जादूगर कहा गया है या कलम का मजदूर कहा गया है। कलम का मजदूर कहा गया है। बाद में इनके पुत्र को भी कलम के मजदूर के नाम से जाना गया। ठीक है। तो ध्यान दीजिए साथियों, इनको क्या कहा गया? इनको साथियों कहा गया कथा सम्राट, इनको कहा गया उपन्यास सम्राट, इनको कहा गया कलम का सिपाही, और साथियों इनकी अगर बात करें, इनको कहा गया है भारत का मैक्सिम गार्की। क्या कहा गया? भारत का मैक्सिम गार्की, भारत का मैक्सिम गार्की। ठीक है। चाहो तो ये वाला लिख लो, लेकिन ये वाला अभी तक पूछा नहीं गया है। भारत का मैक्सिम गार्की, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय था। कथा इन्होंने लिखी, इसलिए कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, कलम का सिपाही और कलम का मजदूर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक चीज और याद रखना, अगर कभी पूछा जाए और बहुत बार पूछा जाता है, इसको हम यहाँ पर लिखवा देते हैं आपको। अगर यहाँ पर पूछा जाए प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जयशंकर प्रसाद जी का लिखाया नहीं था, भूल गए थे, याद रखिए। अगर पूछा जाए प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास, ठीक है। तो साथियों प्रेमचंद जी का जो अधूरा उपन्यास था उसका नाम था मंगलसूत्र। क्या था? मंगलसूत्र को ही ये लिख रहे थे, मंगलसूत्र को बना रहे थे, मंगलसूत्र को पिरो रहे थे, जिस समय इनकी डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में इनके पुत्र द्वारा पूर्ण करके क्या कराया जाता है? प्रकाशित कराया जाता है। याद रखिएगा, जो मंगलसूत्र है वो अधूरा नहीं है, वो पूर्ण है। बाद में इनके पुत्र ने इसको पूरा करके इसको प्रकाशित कराया। लेकिन जो हमारा प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास है, जिसका नाम है इरावती, इसका जो प्रकाशन है, तो याद रखिए इसका साथियों अधूरा ही प्रकाशन है, इसका प्रकाशन अधूरा है। ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जो आगे की तरफ बढ़ा जाए भाई। आज किसी ने वीडियो शेयर वेयर नहीं किया है, इतनी संख्या कम क्यों हो रही है? चलिए आगे देखते हैं। ये साथियों, ये तो आपके प्रगतिवाद की कुछ हिंट है, प्रगति के बारे में है, प्रगतिवाद के बारे में है। तो याद रखिए प्रगतिवाद का समय 1936 से 1942। पेरिस में E.M. फोस्टर के द्वारा प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की स्थापना है। भारत में मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर के द्वारा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई और लखनऊ में प्रगतिवाद का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की। इसीलिए प्रेमचंद को प्रगतिवाद का जनक मान लिया जाता है। ठीक है। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय है। इनको कथा सम्राट कहते हैं, इनको उपन्यास सम्राट कहते हैं, इनको कलम का सिपाही कहते हैं, इनको कलम का जादूगर कहते हैं, इनको भारत का मैक्सिम गार्की कहते हैं। ठीक है। प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास साथियों मंगलसूत्र है। इनके पुत्र द्वारा पूर्ण करके इसको प्रकाशित कराया गया, जबकि प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास इरावती है और अधूरा ही प्रकाशित है। क्लियर? ये बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं इसके कुछ अन्य कवियों की तरफ। कहां चलेंगे? अन्य कवि। ठीक है, अन्य कवि ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर साथियों अगर हम बात करें
तो सबसे पहले बात करेंगे केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल, जैसे ही आता है केदारनाथ अग्रवाल, ध्यान दीजिएगा, तो केदारनाथ अग्रवाल का नाम, केदारनाथ अग्रवाल का नाम केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल को क्या कहा जाता है? तो साथियों इनको कहा जाता है केन का कवि। केन का कवि, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपकी कई चीजें आज आपको पता चलेंगी। तो इनको केन का कवि क्यों कहा जाता है? के से के ले लिया गया, नाथ से ना ले लिया गया, केन बन गया, तो इनको क्या कहा गया? इनको केन का कवि कहा गया, नाम से आप याद रखिए। लेकिन वास्तव में ये हकीकत नहीं थी, वास्तव में ये हकीकत नहीं थी। जिस क्षेत्र के हमारे केदारनाथ अग्रवाल रिलेटेड हैं, जिस क्षेत्र से, वहां पर एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है केन। आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो याद होगा, केन, सोन, बेतवा, चंबल, इन नदियों के नाम के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो जो केदारनाथ अग्रवाल जिस क्षेत्र से संबंधित थे, जहाँ ये रहते थे, वहां पर साथियों एक नदी बहा करती थी, केन नदी। कौन? केन नदी। तो केन नदी ही इनकी कविताओं का स्रोत है, केन नदी ही इनकी कविताओं का स्रोत है, कविताओं का स्रोत है। ये केन नदी के किनारे घंटों बैठे रहा करते थे, केन नदी के किनारे घंटों बैठे रहा करते थे, और उस नदी से ही इन्हें कविता कहने की प्रेरणा मिलती थी। इस नदी से ही इन्हें कविता कहने की प्रेरणा मिलती थी, इसीलिए साथियों इनको केन का कवि कहा गया, क्योंकि केन ने इस कवि का निर्माण किया है, इसलिए इनको केन के कवि के नाम से विख्यात माना जाता है, ठीक है। और इन्होंने अगर कभी पूछा जाए, इन्होंने अपनी पत्नी पर एक कविता भी लिखी है, इन्होंने अपनी पत्नी पर एक कविता भी लिखी है और कहा है, हे मेरी तुम, हे मेरी तुम, हे जमुंजल तुम। अपनी पत्नी की पवित्रता की तुलना इन्होंने किससे की है? जमुना के जल से की है। किससे? जमुना के जल से की है। तो याद रखिएगा, केन का कवि किसे कहा जाता है? केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी कविताओं का स्रोत केन नदी ही बनी थी, याद हो गया होगा। चलिए दूसरा कवि ले लेते हैं। दूसरे कवि को हम क्या जानते हैं? नागार्जुन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नागार्जुन नाम से जानते हैं। यहाँ पर साथियों आपको याद क्या रखना है, ध्यान दीजिएगा। नागार्जुन इनका मूल नाम था, नागार्जुन इनका मूल नाम था, और ये अपने मूल नाम से ही कविताएं कहते। जैसे आपका एक कॉलेज नेम होता है, एक आपका घर का नाम होता है, घर में लल्लू, पप्पू, मीना, टीना, सीना, इस तरह से नाम रख दिए जाते हैं, रखे जाते हैं कि नहीं? ठीक है, ऐसे ही साथियों जो हमारे नागार्जुन थे, उनका मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम था नागार्जुन। उनका मूल नाम क्या था? नागार्जुन था। हाँ, अगर पूछा जाए कि इनका वास्तविक नाम क्या था, मतलब जैसे आपका कॉलेज सर्टिफिकेट होता है ना, उसमें इनका नाम क्या था? तो इनका उसमें नाम था वैद्यनाथ मिश्र। क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था, ठीक है। लेकिन ये कविताएं किस नाम से किया करते थे? नागार्जुन के नाम से किया करते थे। कविताएं किस नाम से किया करते थे? नागार्जुन के नाम से किया करते थे, ठीक है। तीसरी बात करते हैं रांगे राघव। रांगे राघव, रांगे राघव शॉर्ट नाम है, क्योंकि आपने देखा होगा जब बहुत बड़ा नाम होता है तो लोग अपने नाम को छोटा कर लेते हैं। लोग अपने नाम को क्या कर लेते हैं? छोटा कर लेते हैं। क्यों? इतना बड़ा नाम लेने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो उस नाम को छोटा कर लेते हैं। ठीक वैसे ही इन्होंने अपने नाम को क्या कर लिया? छोटा कर लिया, रांगे राघव कर लिया। वैसे इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था साथियों त्र्यंबका वीर राघवाचार्य। क्या था? त्र्यंबका वीर राघवाचार्य था। ये आपको एकदम रटे होने चाहिए, ठीक है। और इसी एज में प्रेमचंद आते हैं। प्रेमचंद्र के हमने आपको नाम याद करा दिए, पीछे लिखे होंगे, तो याद रखे रखना आप, प्रेमचंद्र भी इसी युग में आते हैं। प्रेमचंद्र जी भी इसी युग में आते हैं। इनके नाम याद रखना, क्या कहा जाता है? कथा सम्राट कहा जाता है, ठीक है, कथा सम्राट कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ये वाले नाम है, ये वाले नाम है, इनसे क्या होता था? कविता सृजन होता था। कविता जब लिखते थे तो इन्हीं नामों का प्रयोग किया करते थे, जबकि ये उनके उपनाम होंगे।
या ये इनके मुख्य नाम होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। प्रेमचंद्र के नाम से ये कविता करते थे, लेकिन इनका मुख्य नाम क्या था? इनका मुख्य नाम था धनपत राय। क्या नाम था? धनपत राय इनका मुख्य नाम था। नमस्ते भाई। चलिए भाई, आप लोग बहुत लेट आते हैं, क्या करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में। किसमें? इनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में। तो सबसे पहले साथियों बात करते हैं नागार्जुन की रचनाएं। किसकी? नागार्जुन की रचनाएं। ठीक है, आप कभी ट्रेन में गए होंगे तो आपने देखा होगा, जब ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन में कुछ लोग चना बेचने वाले होते हैं, वो कहते हैं चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, गाना गाते हैं ना। तो याद रखिए नागार्जुन ने कविता लिखी है चना जोर, जोर लिख दिया, क्या लिखी है? चना जोर गरम। ठीक है, इनकी कौन सी रचना है साथियों? चना जोर गरम। ठीक है, दूसरी देखिए, दूसरी इनकी रचना है प्यासी पथराई आंखें। प्यासी पथराई आंखें। सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली, पंखों वाली। ठीक है, हजार हजार, हजार हजार बाहों वाली, हजार हजार बाहों वाली। भस्मांकुर, भस्मांकुर। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? चना जोर गरम, चना जोर गरम, यानी ये तो इनकी एक रचना है चना जोर गरम। इसके अलावा साथियों क्या है? प्यासी पथराई आंखें, यानी जो आंखें हैं वो किसी को देखने की इच्छुक हैं। आंखें जो हैं वो किसी के दर्शन करने को व्याकुल हैं, किसी को देखने की इच्छुक हैं, इसीलिए क्या कही? प्यासी पथराई आंखें। और उसके ना आने से इनकी हालत कैसी हो गई है? पथरा गई है, यानी वह एक टक ही किसी के इंतजार को, किसी का इंतजार कर रही है। तो साथियों क्या हो गया? प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें। आगे देखिए क्या लिखा है? सतरंगे पंखों वाली। सतरंगे मतलब सात रंगे, सात रंग। ठीक है, सात रंग के पंखों वाली। क्या कहा गया है? सात रंग के पंखों वाली। ठीक है, हजार हजार बाहों वाली। हजार हजार यानी कितनी बाहें? हजार हैं, तो हजार हजार बाहों वाली। भस्मांकुर, भस्मांकुर और सिंदूर तिलकित भाल, सिंदूर तिलकित भाल। ये साथियों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपको 100% ये रचनाएं याद होनी चाहिए, आपको 100% ये रचनाएं याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। एक इनकी एक रचना और थी, उस रचना का नाम था हरिजन गाथा। उस रचना का नाम क्या था? हरिजन गाथा, हरिजन गाथा। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए, कहीं ये इसको आपको भूलना नहीं है, इसको आपको भूलना नहीं है। एक इन्होंने लिखी थी युग धारा लिखी थी। ठीक है, युग धारा हम नहीं लिखाएंगे क्योंकि जब अभी आप आगे पढ़ोगे तो युग की गंगा बताएंगे। ठीक है, चलिए लिखा देते हैं, अगर आपको याद करना है तो याद कर लीजिएगा, युग धारा, युग धारा। ठीक है, तो नागार्जुन की रचना है चना जोर गरम। ठीक है, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, भस्मांकुर, बादल को घिरते देखा है। क्या लिखा है? बादल को घिरते देखा है, छूट गई है। इनकी एक रचना है साथियों, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। पढ़ाते पढ़ाते हमको रट गई हैं, बादल को घिरते देखा है। जैसे आपने कभी शायरी पढ़ी है, आपने कभी शायरी पढ़ी है ना, तो जब शायरी पढ़ते हो अगर आप स्टार्ट करते हो तो आगे की पंक्तियां आपको अपने आप आने लगती हैं। ठीक वैसे ही ये हमको एकदम वैसे ही याद है, चना जोर गरम, बादल को घिरते देखा है, प्यासी पथराई आके, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, भस्मांकुर, भस्मांकुर एक इनकी शायद रचना है, त्रिपथगा इनकी इन्हीं की रचना है। भस्मांकुर, सिंदूर तिलकित भार, हरिजन गाथा, युगधारा, बादल को घिरते देखा है। ठीक है, क्लियर? आगे की तरफ बढ़ा जाए, आगे की बढ़ते हैं। दूसरी है साथियों केन का कवि, यानी इनको हम क्या कह सकते हैं? इनको हम कहते हैं केदार नाथ अग्रवाल।
क्या कहते हैं साथियों? केदारनाथ अग्रवाल। क्या कहते हैं? केदारनाथ अग्रवाल। इनको क्या कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है केन का कवि। क्या कहते हैं? केन का कवि कहा जाता है। नागार्जुन का मूल नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र है। वैद्यनाथ मिश्र है। ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल का है फूल नहीं रंग बोलते हैं। इनकी रचना क्या है साथियों? फूल नहीं रंग बोलते हैं। इनकी रचना क्या है? फूल नहीं रंग बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं। ठीक है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, इनकी कौन सी रचना है? नींद के बादल। कौन सा है? नींद के बादल। ठीक है। तीसरे की अगर हम बात करें तो युग की गंगा। इन्होंने केन नदी को गंगा के समान पवित्र माना है और इन्होंने कहा है जिस तरह से हमारा समय बदलता है उसी तरह से हमारी पवित्रता भी बदलती जाती है। हालांकि गंगा नदी सबसे पवित्र है, लेकिन हमारे क्षेत्रवासियों के लिए जो केन नदी है वो गंगा के समान है। इसीलिए इन्होंने इसको क्या कहा? इन्होंने इसको कहा है युग की गंगा। क्या कहा है? युग की गंगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि इन्होंने अपनी पत्नी की पवित्रता की तुलना यमुना के जल से की है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला, केन का कवि केदारनाथ अग्रवाल को कहा। ठीक है, इन्होंने अपनी पत्नी की तुलना किसके जल से की है? तो यमुना के जल से की है। किससे? यमुना के जल से की है। और इन्होंने केन की नदी को किसके समान माना है? तो गंगा के समान पवित्र माना है। इन्होंने अपनी जो इनकी रचना है केन, जो इनकी रचना है युग की गंगा, इनमें इन्होंने केन को गंगा के समान पवित्र माना है। तो याद रखिएगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल तो सभी एक जैसे होते हैं। आकर्षक क्या लगता है? आकर्षक लगता है उनका रंग। आकर्षक क्या लगता है? आकर्षक लगता है उनका रंग। तो क्या रहा? फूल नहीं बोलते हैं। फूल तो एक जैसे होते हैं। क्या बोलते हैं? उनके रंग बोलते हैं। क्यों भाई? आपने देखा होगा कुछ लोग लाल गुलाब कब देते हैं? पीला, नीला, हरा, काला, ये सब गुलाबों के विषय में आपको पता होगा। तो भाई फूल क्या बोल रहा है? फूल तो गुलाब का ही है। बोल क्या रहा है? रंग बोल रहा है ना। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं। ठीक है। आगे देखिए, नींद के बादल। बादल कैसे हैं? नींद के भरे अलसाए हैं। युग की गंगा। दोनों चीजें आपको याद हो गई होंगी। चलिए अब देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा रांगे राघव। ठीक है, रांगे राघव की बात करें साथियों, तो रांगे राघव की प्रसिद्ध है, रांगे राघव की है पांचाली। कौन सी? पांचाली। पिघलते पत्थर और पांचाली। ठीक है, पिघलते पत्थर, पांचाली। पिघलते पत्थर, राह के दीपक और पांचाली। पिघलते पत्थर, राह के दीपक और पांचाली। ठीक है, इसी तरह से काफी बार आप इसको जब एक लाइन में पढ़ोगे तो सारी चीजें आपको याद रहेंगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? रांगे राघव को क्या कहा जाता है? रांगे राघव को कहा जाता है त्र्यंबका वीर राघवाचार्य। राघवाचार्य इनका फुल नाम है, त्र्यंबका वीर राघवाचार्य। लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने अपने नाम को क्या कर लिया? नाम को शॉर्ट कर लिया और उसको कर लिया रांगे राघव। तो इनका नाम क्या है? मूल रूप से साथियों इनका नाम रांगे राघव नहीं होकर क्या है? त्र्यंबका वीर राघवाचार्य है, लेकिन इन्होंने अपने नाम को शॉर्ट करके रांगे राघव कर लिया है। ठीक है, अब इनकी रचनाएं कौन सी है? पिघलते पत्थर है, पांचाली है और राह के दीपक। ठीक है, चौथे कवि है त्रिलोचन। चौथे कवि कौन है? त्रिलोचन है। त्रिलोचन। ठीक है, त्रिलोचन की रचना है मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात। ये बताइए, ये बारात शुद्ध है या अशुद्ध है? जल्दी से बताइए,
ये बारात शुद्ध है या अशुद्ध है? तब तक हम आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैं उस जनपद का कवि हूं, मैं उस जनपद का कवि हूं, ठीक है। धरती, धरती, गुलाब और बुलबुल, गुलाब और बुलबुल, गुलाब और बुलबुल, ठीक है। और साथियों, ताप के ताए दिन, ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन, फटाफट बताएं। बारात, घोस्ट राइडर का आया है, बारात होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से बाकी साथी भी भाई जल्दी से कमेंट किया करें, जल्दी से कमेंट करें। मिट्टी की बारात, बहुत बढ़िया। बारात का शुद्ध शब्द, घोस्ट राइडर के अलावा अभी तक किसी दूसरे का कमेंट नहीं आया है। तो आज के जो क्वेश्चन थे उनके विनर हैं हमारे घोस्ट राइडर जी। इनका आंसर बिल्कुल सही आया है। मोनी सिंह की एक शिकायत है कि हम कभी इनका नाम नहीं बोलते हैं। बच्चा, नाम जब आप टाइम से आया करो तो हम आपके नाम देखेंगे, आपका नाम बोलेंगे भी और देखते भी है। आपने एक बार कमेंट किया था, जो हमारी पोस्ट पड़ी हुई थी, आपने उस पर कमेंट किया था, हमने पूछा भी था लेकिन आपने कुछ बताया नहीं। हमने आपसे पूछा था कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। दीपिका जी भाई यहीं पर रहें आप, ठीक है। सोना से इससे बाद में बात करिएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अगर हम बात करें बारात ये अशुद्ध है, ठीक है। इस कई बार हमने आपको बताया कि बारात नहीं होता है और आप क्या कर लेते हो, आप बारात ही सही समझते हो। अगर कहीं कार्ड में लिख के आया बारात तो आप क्या करते हो, कहते हो गलत छप गया, क्या होना चाहिए, बारात होना चाहिए। भाई ये बारात जो है ये गलत है, ये वाला बारात हमारा सही है, ठीक है। अमृता जी आप बहुत लेट आ पाती हैं, लगता है आपको कोचिंग काफी आप लेट छूट पाती हैं। मिट्टी की बारात, ठीक है, मिट्टी की बारात। देखिए होता क्या है, हम भी चाहते हैं आपके क्वेश्चन हो, हम भी चाहते हैं आपके क्वेश्चन हो, लेकिन भगवान नहीं चाहता है। पूछो कैसे, कि हमने सोचा था इस संडे पक्का हम आपकी टेस्ट सीरीज लेंगे और टेस्ट सीरीज बना भी ली थी, लेकिन XYZ पूरा जो हमारा नेटवर्किंग सिस्टम था हमारे आसपास एरिया का, ये पूरा डंप कर गया था। कल हमारा एक साथी बता रहा था डंप और जंप में अंतर, तो वही हमारा डंप कर गया था, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या है, त्रिलोचन की अगर हम बात करें, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ, धरती, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए दिन, ताप के ताए दिन, ये किसने लिखे हैं, ये त्रिलोचन ने लिखे हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मिट्टी की बारात। क्या है, मिट्टी की बारात, ठीक है, ये मिट्टी की बारात। हम बच्चा बढ़िया है, अगर आप समय से आ जाया करो तो हम और बढ़िया हो जाया करें, ठीक है। आप चाहते नहीं है कि हम बढ़िया हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ तक आपने सीख लिया, त्रिलोचन के विषय में आप सीख गए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसके विषय में, थोड़ा प्रेमचंद्र के विषय में बात कर लेते हैं, प्रेमचंद्र के विषय में बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रेमचंद्र के नाम आप याद कर लीजिए कि इनको कौन कौन से उपनाम से संबोधित किया जाता है। दूसरी बात आप याद रखिए, जो प्रेमचंद्र ने लिखा है, क्या लिखा है, प्रेमचंद्र ने लिखा है गबन, गोदान। इस बार शायद गोदान से प्रश्न बना था टेट में गोदान से प्रश्न बना था, जो पेपर कैंसिल हो गया था उसमें गोदान से प्रश्न बना था। तो गबन है, गोदान है, करबला है, ठीक है, निर्मला है, ठीक है, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवाश्रम। देखते हैं, गबन है, गोदान है, करबला है, निर्मला है, बड़े घर की बेटी, ठीक है, बूढ़ी काकी, ठीक है, ईदगाह में वो चिमटा वाली कहानी है, ठीक है, पंच परमेश्वर,
पंच परमेश्वर, ठीक है। और पूस की एक रात, पूस की एक रात, पूस की एक रात, कफन, कफन, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, ये सभी आपने इन सभी के विषय में पढ़ा होगा, सभी के विषय में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कोई भी ऐसा साथी नहीं है। बड़े घर की बेटी मूवी भी है और ये जो मूवी है साथियों वो इसी पर रिलेटेड है, इसी पर रिलेटेड है, यानी बड़े घर की बेटी जो उन्होंने लिखा है उसी पर ये मूवी तैयार की गई है, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, गवन है, गोदान है, प्रेमाश्रम है, प्रेमाश्रम है, सेवाश्रम है, प्रेमाश्रम है, प्रेमाश्रम है, ठीक है, प्रेमाश्रम है। और बात करें, बड़े घर की बेटी है, बूढ़ी काकी है, पंच परमेश्वर है, नमक का दरोगा है, पूस की रात है। यहाँ पर पूस की रात को आप, पूस की रात की अगर हम बात करें तो पूस की रात में आपके, पूस की रात में झबरा, झबरा कुत्ता की बात सुनी होगी, झबरा कुत्ता है, ठीक है। और इसी में एक, आप एक बहुत गरीब किसान है, उसका नाम अभी हमें याद नहीं आ रहा है, हल्कू शायद नाम था, हल्कू ही नाम था, चलिए उसका नाम अभी हमें याद नहीं, खैर इतना बहुत ज्यादा हो जाता है। बूढ़ी काकी की अगर बात करें तो इसमें एक काकी होती है जो बूढ़ी होती हैं। ईदगाह में चिमटा की कहानी है, एक बच्चे की कहानी है, ठीक है। और यहाँ पर साथियों पंच परमेश्वर की बात करें तो अलगू चौधरी और जुम्मन, इसमें हल्कू है, देखिए इसमें जो है वो हल्कू है, हल्कू, ठीक है, हल्कू है, याद रखिएगा। तो कुछ चीजें होती हैं जिनको हम जैसे काफी समय तक अगर हमारे माइंड में पड़ी रहे तो कुछ चीजें हमारी विस्मृत में चली जाती हैं, जो हमें स्मृति में, जो हमारे याद नहीं आती है वो विस्मृत में चली जाती है, लेकिन जब हम उनका यूज करते रहते हैं। एक बार हमने आपसे प्रश्न पूछा था, जो थॉर्नडाइक ने नियम दिए हैं जो हमारे अभ्यास का नियम है, ठीक है, अभ्यास का नियम है, इसके 2 पार्ट पूछे था ना, अभ्यास के नियम के 2 पार्ट कौन कौन से हैं, तो इसमें किसी साथी ने नहीं हमको बता पाया। चलिए देखिए, जो अभ्यास का नियम है इसके 2 उपभाग होते हैं, कौन, एक तो आपका होता है उपयोग, उपयोग, और दूसरा होता है अनुपयोग। क्या होता है, उपयोग और अनुपयोग। देखिए अगर हम उसका उपयोग करते रहेंगे तो वो हमारे लगातार अभ्यास में बना रहेगा, प्रैक्टिस में बना रहेगा, हमको आता रहेगा। और जिन चीजों का हम अभ्यास नहीं, जिनको हम अनुपयोग करते हैं, जिनका हम प्रयोग नहीं करते हैं, वो हमारे विस्मृत में चली जाती हैं, वैसे हमारे विस्मृत में भी चलेगी, ठीक है। तो अभी नाम याद आ गया, उसका नाम होता है हल्कू। अब आपकी इंग्लिश की कहानी है, इंग्लिश की कहानी है ऑन ए विंटर्स नाइट, ठीक है, शायद 10th या 9th में होगी, ऑन ए विंटर्स नाइट। अब हम बात करते हैं पंच परमेश्वर। जब साथियों पंच परमेश्वर की बात करेंगे तो पंच परमेश्वर में क्या है, 2 मित्र होते हैं, एक का नाम होता है अलगू चौधरी, अलगू चौधरी, दूसरा होता है जुम्मन शेख, जुम्मन शेख। जुम्मन शेख की एक खाला होती है, यानी मौसी होती है, और उन्हीं पर ये कहानी घूमती है। और बाद में अलगू के बैल होते हैं, बैल की समस्या आती है, दोनों क्या बनते हैं, दोनों एक एक बार पंच बनते हैं। पंच, उस समय पंच की सर्वोच्च मानी जाती है, सत्ता सर्वोच्च होती है, तो दोनों एक एक बार क्या करते हैं, सर्वोच्च पंच बनते हैं, ठीक है, 9th में है। बच्चे इसमें हीरा मोती नहीं थे, हीरा मोती की कहानी दूसरी है, शायद उसका पुरस्कार है, पता नहीं को। हीरा मोती की कहानी दूसरी है, वो एक बैल थे, झूरी के 2 बैल थे जिनके नाम थे हीरा और मोती, वो कहानी दूसरी है। इसमें बैलों की कहानी, अलगू चौधरी की कहानी अलग है, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी सभी के। अच्छा पूनम वर्मा जी, बिल्कुल सही है, हमें भी याद है कि 9th या 10th में भी हमने भी टीच किया था, बहुत टाइम पहले। अब तो खैर टीचिंग ही छोड़ दी क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी हमारे हेल्थ के लिए, इसी वजह से फिर टीचिंग छोड़ दी थी। अभी भी जब काफी टीच करती हूँ ना तो काफी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आज भी। चलिए यहाँ पर देखिए, ये चीज आपको याद हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको प्रेमचंद के विषय में याद रखना है। और हाँ, आपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ी, आपने देखा जितना मेरे अंदर कैपेबिलिटी होती है उससे ज्यादा देने की हमेशा कोशिश करती हूँ, और ये सोचती हूँ कि आपसे कहीं पूरा डिटेल से पढ़ाया जाए जिससे आपका कहीं से भी कोई प्रश्न छूटने ना पाए, ठीक है। तो यहाँ तक आप कंटिन्यू करिएगा। कल जो हमारा
काल चलेगा वो साथियों प्रयोगवाद होगा और आधुनिक काल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हम आपको प्रयोगवाद के विषय में पढ़ाएंगे। और हाँ, एक चीज आप सभी के लिए है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, अभी जाना नहीं है। आज आपकी जीएस जीके की क्लास बच्चों नहीं हो पाएगी, जीएस जीके की क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब कल आपकी क्लास हो रही थी तो आपने देखा था मयंक सर की काफी प्रॉब्लम, उनका थोड़ा वीकनेस आ गई है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आज से आपकी जीएस जीके की क्लास नहीं होगी। ठीक है, कल सर ठीक हो जाएंगे, कल क्लास अपने विधिवत समय पे होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर और एक नई क्लास के साथ, प्रयोगवाद की क्लास के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।